नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया चैनल। और हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक लेक्चर की। लेक्चर 1 में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जहां पे हमने देखा था कि क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। वहीं पे डिफरेंट अप्रोचेस बताई थी मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ की, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मर्केंटिलिज्म एंड ग्रीन इकोनॉमी। सो नाउ हम यहाँ पे अब उसी लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, जो कि प्रोड्यूस की जाती है किसी इकोनॉमी में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इकोनॉमी से क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी रीजन पर्टिकुलर से ही मतलब होता है इकोनॉमी का। सो वैल्यू जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, क्या वो इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है किसी इकोनॉमी को, उसी को ही हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। बट यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे आपको ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन दो टर्म्स में कि सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मैंने यहाँ पे पूरा ये लिया है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे लिखा है, ये सारा का सारा मैंने एनसीईआरटी से लिया है, सो डैट आपकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। सपोज आज ग्रोथ सपोज इतनी है तो कल इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो समय के साथ 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 चेंज होने वाली चीज़ें हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की बात करें तो जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उतनी ज़्यादा नहीं थी नाउ। बट अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उसी तरीके से हम डेवलपमेंट की बात करें तो 19th सेंचुरी में इंडिया उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, बट आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में इंडिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो एक ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं। नाउ सबसे पहले हम ग्रोथ की बात देखते हैं कि ग्रोथ है क्या। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है एंड वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए क्वांटिटेटिव मतलब जिसको नापा जा सकता है, ठीक है, जिसको नापा जा सकता है। मतलब क्वांटिटी अगर आज 10 है तो कल 12 हो सकती है, मतलब हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने कभी भी देखा होगा, आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या किताबों में कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है। नो, आपने हमेशा यही पढ़ा होगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम या ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। इट्स मीन वी आर, हम उसको क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीफाई कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है, यानी कि ये जो क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, मतलब जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए ना, इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ है जब वो नेगेटिव में चले जाती है तो हम क्या बोलते हैं, रिसेशन आ गया, मंदी आ गई। और जब वो काफ़ी अच्छी होती है, पॉजिटिव में होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक बूस्ट आ गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। तो यही चीज़ है कि वो पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। दिस मीन्स डैट चेंज में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वेरेस अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंजेस है, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। यानी कि क्या मतलब है, जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, मतलब कितनी क्वालिटी है भाई, ठीक है। क्वालिटी में कोई चेंजेस जो हो रहे हैं उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। सपोज आज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से बढ़ रही है, 8% ऑफ द जीडीपी बढ़ रही है, बट क्या एक्चुअल में जो लोगों का जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है, ये चीज़ देखता है डेवलपमेंट, ये चीज़ देखता है डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि यार खराब डेवलपमेंट हो रहा है या नेगेटिव डेवलपमेंट हो, आपने कभी नहीं सुना होगा। जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम एक पॉजिटिव वे की तरफ इशारा करते हैं, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओके, नाउ दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज इंक्रीमेंट और एडिशन टू एग्जिस्टिंग कंडीशन। यस, यहाँ पे इस लाइन को आप ढंग से पढ़िए और आपको पता चलेगा, जब भी आज की जो एग्जिस्टिंग जो भी कंडीशन है, अगर उसमें पॉजिटिव चेंज जब तक नहीं आया तब तक हम ये नहीं बोल सकते
कि डेवलपमेंट हुआ है। ओके, अगर उसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है तब हम बोल देंगे कि पर्टिकुलर थिंग में या पर्टिकुलर कंडीशन में डेवलपमेंट हुआ है। सपोज कल के दिन में कोई इंसान गरीब था, ठीक है, गरीब था और उसके पास रहने के लिए मकान नहीं था, बट उसकी जो कंडीशन है आज की डेट में, उसके पास अच्छा खाना है, उच्च लिविंग स्टैंडर्ड है, तो इट्स मीन उसका क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। ओके, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। सही बात है, जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। ओके, बट ये नहीं है कि जो पॉजिटिव ग्रोथ है हमेशा लीड टू डेवलपमेंट। अब देखिए ना, सपोज इंडिया की जो 1947 पे जो ग्रोथ थी वो मान लीजिए 3.7% ऑफ द जीडीपी थी। ओके, नाउ इंडिया की आज की डेट में सपोज 8.7% जीडीपी ग्रोथ है, बट ये तो नहीं है कि आज की डेट में भी इंडिया के सभी लोगों का जो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो चुका है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स मीन ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे अगर पॉजिटिव चेंज होता है ग्रोथ में, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ग्रोथ में पॉजिटिव चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम पे डेवलपमेंट होगा। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रोथ पॉजिटिव होती है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। ओके, मान लीजिए कि एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन कल 1 लाख थी, ओके, और आज की डेट में उसकी 3 लाख पॉपुलेशन हो गई, तो ग्रोथ तो हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ तो हुई है, बट क्या इन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इसमें भी चेंज हुआ है? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है कि चेंजेस हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ ही होगा। ओके, तो दिस वाज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम की। नाउ ये हमारा अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, नेशनल इनकम। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। जब भी गुड्स एंड जो सर्विसेज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसी को ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ओके, ये चीज़ तो आप पढ़ चुके हैं। नाउ जो हमारा जो नया लेक्चर है या हम कहें कि नया टॉपिक है वो होगा नेशनल इनकम। ओके, तो हम यहाँ पे नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए, बेसिकली जो नेशनल इनकम होती है ये एक मेजर होता है कि जो कंट्री है उसका आउटपुट क्या है। ओके, इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और जो ये नेशनल इनकम होती है वो कहीं ना कहीं सेंटर्ड अराउंड होती है जीडीपी, जीएनपी ऐसे टर्म्स पे सेंटर्स होती है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा क्रूड फॉर्म में बताया है कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसे और अच्छे टर्म्स में हम समझेंगे आगे। बट इससे पहले नेशनल इनकम को समझने से पहले जो इम्पोर्टेंट्स टर्म्स हैं हमारे पास उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आपको नेशनल इनकम के बारे में समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं प्रैक्टिकल फ्रंटियर एंड बॉर्डर ऑफ ए कंट्री। देखिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये सपोज हमारा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर, इंडिया के जो ये बाउंड्री है, इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन और आउटसाइड द कंट्री। क्या मतलब है? तो इन और आउटसाइड द कंट्री का क्या मतलब है? डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो प्लेसेस आ रहे हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सिर्फ इंडिया के बाहर कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे अगर मैं रसिया की बात करूँ, रसिया या किसी भी कंट्री की बात करूँ, तो इंडिया की एम्बेसी होती है, इंडिया की एम्बेसी कहीं ना कहीं होती है। तो जो इंडिया की जो एम्बेसी होती है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का, उसको भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। ओके, और उस डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया के लॉ
और रेगुलेशन चलते हैं, इंडिया के रेगुलेशन एंड लॉज चलते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या सिर्फ इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर है, तो आपका आंसर होगा नहीं। इंडिया के बाहर जैसे कि जो एम्बेसीज वगैरह हैं, या हमारा कहीं मिलिट्री ठीक है, मिलिट्री जो हमारे बेसिस होते हैं, मिलिट्री बेसिस होते हैं इंडिया के बाहर, तो वो भी इंडिया की क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो आई होप अब आप ये समझ पाए होंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि जो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर नहीं, आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी हो सकता है। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल रेजिडेंस किसको कहते हैं। इट रिफर्स टू इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who orderly reside in a country for a period more than 1 year and whose center of economy interested lie in that country। ओके, तो क्या मतलब है इसका? मतलब देखिए, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया में हो या उस कंट्री के अंदर हो। ओके, सपोज फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है, फेसबुक एक इंस्टीट्यूशन है। उस फेसबुक का एक कोई पर्टिकुलर जो फेसबुक का जो पर्टिकुलर जो इंडिया फेसबुक होगी, मतलब इंडिया फेसबुक का जो इंडिया में जो ऑफिस होगा, वो जो ऑफिस होगा वो एक नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन की बात की है ना, तो इंस्टीट्यूशन मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फेसबुक को मान लिया, इंडिया जो फेसबुक का जो ऑफिस है इंडिया में उसको एक इंस्टीट्यूशन मान लिया। और क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा का है, 1 साल से ज़्यादा का है और इसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमी है वो इंडिया ही में है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस। ओके, यहाँ पे सिटीजन की बात नहीं हो रही है। आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि सिटीजन एंड नॉर्मल रेजिडेंस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सिटीजन तो हमारी इंडिया की क्या हो गई, जो इंडिया में बर्थ है उसके अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है, बट नॉर्मल रेजिडेंस अलग चीज़ होती है। अब सपोज पाकिस्तान का कोई आदमी है, ठीक है, पाकिस्तान का कोई आदमी है, ठीक है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है इंडिया में सपोज, और वो 1 साल से ज़्यादा है रह रहा है इंडिया में और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी भी इंडिया में, वो इंडिया की जीडीपी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो पाकिस्तानी जो व्यक्ति है जैसे अदनान सानी, वो तो क्या होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि नॉर्मल रेजिडेंस किसे कहते हैं। एंड आपको ये डिफरेंस रखना है कि सिटीजन से अलग होता है नॉर्मल रेजिडेंस और डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपली आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस छोटी छोटी बातों से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। देखिए ये जो जितनी भी टर्म्स हैं नेशनल इनकम को समझने के लिए दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर इनकम की बात करते हैं और ट्रांसफ़र इनकम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे एक फैक्ट्री है सपोज, ठीक है, फैक्ट्री है और आप एक सपोज मैनेजर हो, ठीक है, आप इस क्या करते हो, इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में काम करते हो, अपनी सर्विस देते हो, ठीक है, काम करना मतलब अपनी सर्विस देते हो। और इससे क्या होता है, इस फैक्ट्री का क्या होता है, ग्रोथ होती है, इससे इस फैक्ट्री की कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है और इंडिया की जीडीपी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। तो इट्स मीन जो आपने सर्विस दी है ना, उसको आप सर्विस दी आपने, तो उस सर्विस को इकोनॉमिक्स की भाषा में फैक्टर सर्विस कहेंगे। ओके, फैक्टर सर्विस दी है आपने और उस सर्विस को देके जो आपको वेजेस या सैलरी मिली है, वेजेस या सैलरी मिली है, उसको ही हम कहेंगे फैक्टर इनकम, उसको ही हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम कहेंगे। ओके, और जो ये फैक्टर इनकम होगी वो कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी में क्या कर रही है, कंट्रीब्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि भाई अगर फैक्ट्री की ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, तो वो इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ करेगी। अगर इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ कर रही है, इट्स मीन इंडिया की नेशनल इनकम में क्या कर रहा है, इंडिया की नेशनल इनकम में क्या हो रही है, इसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए ये यहीं पे लिखा है अर्नड बाई, मतलब अर्न करा है उसने, रेंडरिंग ऑफ फैक्टर सर्विस, मतलब जो उसने काम करा था उस फैक्ट्री में, उसके बदले जो उसको इनकम मिली है
उसको ही हमने क्या बोल दिया, फैक्टर इनकम बोल दिया। और जो ये फैक्टर इनकम है ये नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है, जैसे कि वेजेस हो गए और सैलरी हो गई। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाएंगे। नाउ भाई ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र कर दी भाई इनकम, मतलब अर्न विदाउट रेंडिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न। कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बहुत मेधावी छात्र हो और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको क्या देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको स्कॉलरशिप देंगे। देखिए आपने क्या करा, एज ए स्टूडेंट गवर्नमेंट के लिए कोई काम तो नहीं करा था ना, कोई काम नहीं करा आपने, फिर भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको सिर्फ ये देखा कि आप मेधावी छात्र हो तो एक तरफा क्या कर दिया, आपको पैसे दे दिए, मतलब स्कॉलरशिप दे दी। तो मतलब आपने कोई काम नहीं करा था, फिर भी आपको क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया, या स्कॉलरशिप बोलते हैं हम जिसे, वो मिल गई। तो मतलब बिना काम करे ही जब आप अर्न कर रहे हो तो उसको बोला जाता है ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, तो अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न, जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में वन वे पेमेंट। मतलब वन वे पेमेंट मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दी, मगर स्टूडेंट ने गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं करा। ठीक है, तो वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो मनी गुड और सर्विस इज रिसीव इन एक्सचेंज। ओके, अब देखिए भाई, जब स्टूडेंट ने कोई काम ही नहीं करा है, ठीक है, स्टूडेंट ने कोई काम नहीं करा है, तो इंडिया की कोई गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो जीडीपी भी इंक्रीज नहीं होगी, तो काहे को वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा। समझ बात आ रही है आपको, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको आप स्टार लगा के याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल हम देख रहे हैं क्या है भाई, स्कॉलरशिप्स हो गए, अवार्ड हो गए, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टार लगा लीजिए आपको सब्सिडी। भाई इंडियन गवर्नमेंट जब आपको सब्सिडी देते हैं तो आप उसके लिए कोई सर्विस नहीं देते हैं। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम होती है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, हर टाइम पे आपको 6,000 दिए जाते हैं। ठीक है, बट आप क्या नहीं करते, गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं देते हो, तो इसको ही कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना था। ठीक है, आप आई होप आप बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे होंगे चीज़ों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आ सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू होती है परचेजिंग वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू होती है परचेजिंग वैल्यू, और नेट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए भाई, अब बताता हूँ मैं आपको। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आपने सपोज एक फ़ोन लिया, ठीक है, फ़ोन लिया, आज की डेट में आपने कोई फ़ोन लिया, ठीक है, उसकी जो कीमत थी वो 15,000 की थी। ठीक है, आपने उसके साथ एक कवर भी लिया, 100 रुपये थी उसकी। ठीक है, और साथ साथ में आपने उसके पास साथ हेडफोन भी लिया, उसकी जो कीमत थी लगभग 500 रख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपने और एसेसरीज ली, उनकी कीमत 400 लेते हैं। तो जो टोटल फ़ोन की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 16,000। ओके, 16,000। तो मतलब ये आपकी क्या है, परचेजिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे ग्रॉस वैल्यू। मतलब जो पूरे के पूरा जो आपने पूरा का पूरा उसको फ़ोन को ख़रीदने में जितने पैसे आपने दिए, जैसे परचेजिंग वैल्यू कहेंगे जिसे, वो आपकी चीज़ होगी ग्रॉस वैल्यू, पूरा का पूरा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 16,000 का आपने लिया इसको, और एक साल बाद क्या हो गया, एक साल बाद इसमें कुछ डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन मतलब कुछ कमी आ गई। ठीक है, क्योंकि ये पुराना हो गया, और पुरानी चीज़ क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। ठीक है, तो आपने 16,000 का वो फ़ोन था, ठीक है, आपने बोला, आपने उसको बेचना चाहा। ठीक है, आपने इसको बेचना चाहा, तो आपने किसी को बेचा, तो उसने कहा देख भाई, ये उस टाइम में तूने 16,000 का लाया था, इस पर कुछ ना कुछ आपको डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2,000 का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब आप इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब इसकी वैल्यू होगी 14,000। ठीक है, तो इस 14,000 की वैल्यू को क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो यही क्रॉस वैल्यू क्या होती है, परचेजिंग वैल्यू, जो आपने पूरा खरीदा था जिसमें, और नेट वैल्यू क्या होती है कि उस क्रॉस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग के जो भी वैल्यू आ गई उसको ही हम क्या बोलेंगे,
नेट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब नाउ यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू से आपको अगर नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रॉस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और अगर नेट वैल्यू से आपको ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, बेसिक प्राइस क्या है एंड मार्केट प्राइस क्या है। इन तीनों के बारे में स्टडी इंडियर पे एक अलग सी वीडियो है, ठीक है, जिसका लिंक मैं दे भी दूंगा और आई बटन पे भी लगा लूँगा। बहुत ही अच्छे से वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में समझाया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा लेता हूँ। ठीक है, देखिए फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस के बारे में समझने की, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ पे मैं बेसिक प्राइस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उस वीडियो में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ भाई, उसमें रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, लेबर लगी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर लगे, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें लगी, ठीक है, वेजेस लगे। ठीक है, तो भाई अगर मेरे को एक कोई सोप बनाना था, ठीक है, साबुन बनाना था, तो उस पर कोई लेबर लगी होगी, ठीक है, उस पर रॉ मटेरियल लगा होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप लगी होगी, कैपिटल लगी होगी। ठीक है, और इस तरीके से जो मेरा जो सोप बन के तैयार हुआ वो 20 रुपये का बना। ठीक है, वो 20 रुपये का। तो जो वो सोप बन के तैयार हुआ ड्यू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर की वजह से, लेबर में जितना पैसा लगा, रॉ मटेरियल में, एंटरप्रेन्योरशिप में और कैपिटल में, उसकी वजह से जो उस सोप की कॉस्ट हुई वो 20 रुपये हुई, तो उसी को ही हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। मतलब उसको प्रोडक्शन में जितना भी पैसा लगा उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो वो 20 रुपये की हो गई। नाउ मार्केट प्राइस क्या होता है, अब देखिए जब भी आप फैक्ट्री, सपोज आपकी फैक्ट्री है सोप की, आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया पर प्रोडक्ट वो 20 रुपये आया, पर सोप आपका 20 रुपये आया। ठीक है, अब क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बन के, मतलब सोप बन के तैयार हुआ, जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लगाती है, जिसे कि हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो आपको सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, नाउ सपोज वो जो फैक्टर कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, वो 20 रुपये का था, और जो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आज की डेट में हम जीएसटी कहेंगे, उस टाइम पे जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो लगा 5 रुपये का। ठीक है, और जो सब्सिडी मिल गई आपको 3 रुपये की मिल गई, तो जो मार्केट प्राइस होगा, जो मार्केट प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 22 रुपये। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट कितना था, 20 रुपये था, और मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जाके जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो 20 रुपये से 22 रुपये क्या होगी, इसकी मार्केट प्राइस होगी। वो जो 2 रुपया होगा ना, उस 2 रुपये को बोलेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ये 2 रुपये प्रॉफिट नहीं है, ये 2 रुपये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स वही जो कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो देखिए यही तो लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसी को ही हम बोल देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। नाउ यहाँ पे देखिए, जब ये फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मेरा मार्केट प्राइस है, तो जब भी आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ओके, और जब भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो आप माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ओके,
तो इस तरीके से ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, समझ में आएगा आपको जब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये जो टर्म्स हैं बहुत बहुत आसान होगा फिर आपको वो चीज़ समझने में। और वैसे भी ये जो टर्म्स हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो मैंने आपको बताई है उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए एक बार, ठीक है। तो लास्ट जो कि आज वीडियो को एंड करेंगे, इसके बाद देखिए डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोल देंगे डोमेस्टिक, मतलब इनसाइड द कंट्री। जो इंडिया का जो प्रोडक्शन हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री उसको हम बोल देंगे नेशनल, ठीक है। तो भाई इंडिया के अंदर जो भी चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम डोमेस्टिक लगा दें, जैसे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम डोमेस्टिक लगा दें तो डोमेस्टिक से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही है वो प्रोडक्शन। और अगर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल का मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया की कंपनियों के द्वारा, या इंडिया के मिलिट्री बेसिस में, या इंडिया के होटल्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब वो चीज़ हो जाएगी नेशनल। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि इनसाइड और आउटसाइड दी कंट्री क्या होता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब? देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। सपोज 1 ईयर की टाइम, 1 ईयर का टाइम लेते हैं हम यहाँ पे। 1 ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है 1 ईयर का, उसमें क्या हुआ कि 20 लाख रुपए हमने क्या किया, बाहर से कमाया, ठीक है। बाहर की कंट्री, जैसे हमारी इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन ने बाहर आउटसाइड दी जो कंट्री होगा वहाँ अपना बिजनेस चलाया होगा, उस बिजनेस से इंडिया में जो रुपया लाए होंगे वो सपोज वो 20 लाख रुपए लाए टोटल, ठीक है। पूरे जो जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडिया के 20 लाख रुपए लाए, और साथ में जो बाहर के जो बिजनेसमैन से वो जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो यहाँ से कुछ रुपए ले गए होंगे बाहर, मान लीजिए वो 5 लाख रुपए ले गए। तो जो हमारी नेट फैक्टर इनकम है वो कितनी हो जाएगी, वो 15 लाख रुपये हो जाएगी, वो 15 लाख रुपये हो जाएगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे डोमेस्टिक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, ठीक है, और यहाँ पे नेशनल है, ठीक है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये जोड़ दोगे, और अगर नेशनल से आपको डोमेस्टिक जाना है तो आप घटा दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जाना, नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो हमने अब क्या कर दिया, अपना एक बेस तैयार कर दिया है, ओके। अब हम जब जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम इन सब के बारे में पढ़ेंगे ना, तो फिर यही जो टर्म्स हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं वही आगे जाके यूज होंगी। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, सो डैट आप आगे आने वाले लेक्चर को अच्छे से समझ पाओ। तो ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी के जो लेक्चर्स हैं बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं, बोलते क्यों नहीं हो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आपको वीडियो जब तक अच्छी ना लगे तब तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना कीजिए। अगर हाँ आपको थोड़ा भी वीडियो में जान लगती है, अच्छी लगती है, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।